हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम 24 मार्च से 30 मार्च 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा ये करंट अफेयर का जो सीरीज़ है ये हर संडे में आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाता है और इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहता है। जो भी हम करंट अफेयर कराते हैं उससे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके बन सकता है वो भी कवर कराते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके। क्या आप जानते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछा जाता है। ये हमारा सीरीज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, जैसे है बैंक है, रेलवे है, स्टेट का कोई एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है, टीचिंग का कोई एग्ज़ाम होता है या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या दरोगा का पेपर हो, इन सब में हमारा ये करंट अफेयर आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द वीक लेंगे। क्वेश्चन ऑफ द वीक जो होगा इसका आप आसानी से आंसर कर सकते हैं क्योंकि हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हमने आपको पहले पढ़ा दिया। तो बहुत आसान इसका आंसर होगा। कमेंट करके आप लोगों को बताना है हमेशा की तरह। क्वेश्चन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता? हु वॉन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड या फेडरल रिजर्व बैंक? इनमें से जो भी आपको आंसर लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी क्लास में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा क्वेश्चन ऑफ द वीक का आंसर क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पर हमने लिया है जो कि हमारा 24 मार्च से 30 मार्च तक का एक करंट अफेयर का सवाल है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो मिला है वो आप ध्यान रखेंगे, वो मिला है ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट होगा। इनका नाम है सुतार। राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है। राम सुतार को यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ज़रूर ऑप्शन ए यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये वही राम सुतार हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, उसी को बनाने वाले यही हैं राम सुतार। इनको ये अवार्ड मिला है। इमेज आपको दिखा देते हैं, ये हैं राम सुतार। ध्यान रखेंगे इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है। ध्यान रखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसा कि हमने आपको बता दिया है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से आती है, सबसे ऊंची प्रतिमा है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है उस राज्य का। इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, ठीक है, और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि बेंगलोर में है, इन दोनों को यहाँ पर निर्माण किया दोनों का है। तो दोनों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि इन्हें अभी महाराष्ट्र भूषण भी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इससे संबंधित स्टैटिक जीके को बता। चलिए अब अगला प्रश्न है, गाय पीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त? तो इसे कई बार गो पीबो भी बोला जाता है, तो वैसे गोई बीबो इसका एक्चुअल नाम है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वो ऑप्शन बी ऋषभ पंत को बनाया गया है। ये स्पोर्ट्स की एक कंपनी है। ये कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन और इन सब में, जैसे एयर टिकट बुक कराना हो, ट्रेन का टिकट बुक कराना हो, इन सब के लिए ये काम करती है। फ्लाइट के लिए टिकट बुक कराना हो, हॉलीडे पैकेज चाहिए आपको, तो इस कंपनी के थ्रू ये मिलता है। गोई बीबो या ऋषभ पंत यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे सलमान खान को इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग, जिसको हम ISRL कहते हैं, इसका बनाया गया है। हमने करंट अफेयर में पढ़ाया है आपको। और साइना नेहवाल को नवरत्न का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो नवरत्न कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिलजीत दोसांझ को हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लिवाइज डिवाइस है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बना है। फेडरल बैंक पहला ऐसा, मतलब बैंक ये पहली बार ऐसा इसने किया था कि किसी भी सेलिब्रिटी को ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हो, तो फेडरल बैंक जो कि वालन को बनाया। जसप्रीत बुमराह जो है वो स्केचर्स जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने, और पीवी सिंधु पूमा के बने। पीवी सिंधु जो है पूमा की बनी है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हमने
जो भी ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सब बता दें। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा किलाऊ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसको किलाऊ वोल्केनो बोलते हैं। ज्वालामुखी जो होता है वो नाम है, तो वो कहाँ पर है? तो पहले आपको आंसर बताएं। ऑप्शन डी, हवाई द्वीप, जो कि यूएसए का है, अमेरिका का ये हवाई द्वीप है, वहाँ पर ये ज्वालामुखी है और इसमें विस्फोट हुआ है। ध्यान क्या रखना है, हवाई द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी मिलता है? किलाऊ, किलाऊ, ये आप ध्यान रखेंगे। अब दुनिया के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे हैं, ये जरूर ध्यान रखना। तो वो करंट अफेयर वाला हो गया। और देखिए, माउंट एराबस पूछा जाता है जो कि अंटार्कटिका में है। और खास बात यह है कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, एकमात्र है। ओजस डेल सेलाडे जो है वो अर्जेंटीना का है, ये ध्यान रखेंगे। ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी तकरीबन 7000 मीटर इसकी। अर्जेंटीना वाला भी ध्यान रखना है आपको। विसुबियस ज्वालामुखी ये इटली का है, जो कि पोम्पई एक नगर है उसको नष्ट कर चुका है, ज्वालामुखी है। क्राकाटुआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, इसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसी के बाद दिखाएं तो सुनामी जो आई थी, इसी के विस्फोट के बाद सुनामी आई थी। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है, भारत का एक प्रमुख ज्वालामुखी है, आप सब जानते हैं नारकोंडम के बारे में। फिजियामा ज्वालामुखी जो है वो जापान का है, जापान का प्रसिद्ध एक सुप्त ज्वालामुखी है, जो कि मतलब स्लीप अवस्था में ये रहता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो इटली का है, इतना ज़्यादा चमकता है कि उसे हम लाइट हाउस ऑफ द मैरिडियन सी कहते हैं, क्या आप ध्यान रखेंगे। माओना लो मोना लोआ, मोना लोआ ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप का है, जो कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी है क्षेत्रफल के हिसाब से। ध्यान क्या रखना है कि अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी का नाम है माउंट एराबस। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्रफल के हिसाब से उसका नाम है मोना लोआ, जो कि हवाई द्वीप। ठीक है, ये भी पॉइंट आप। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, 4th नंबर का है। सांकेतिक भाषा जो साइन लैंग्वेज होती है, जिसमें ऐसे करके बोला जाता है, मुंह से नहीं बोलते हैं बट इशारों से बोलते हैं। मैं विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? यानी उस राज्य की विधानसभा ने इस सांकेतिक भाषा में अपना प्रसारण शुरू किया है। वैसे तो आप संसद पे देखते होंगे, लोकसभा राज्यसभा की जब कार्यवाही होती है तो वो बरवली आपको दिखाते हैं, लेकिन कोई भी बोलता नहीं है। तो यहाँ पर राज्य, यहाँ पर जो बताई जा रही है राज्य की बात हो रही है, तो राज्य जो है वो कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब ऐसा राज्य बना है, क्या किया है, साइन लैंग्वेज विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अभी तक ऐसा कोई राज्य, ठीक है। वो हम जो संसद के लिए बता रहे हैं, संसद में ऐसा होता है कि बरबली भी बोल के बताया जाता है, सांकेतिक भी यूज होता है, बट राज्य अभी तक ऐसा कोई नहीं था। ये सांकेतिक कुछ साइंस होते हैं, जिसमें कि ए बताना हो तो इस तरीके से, बी इस तरीके से बनता है, सी जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, डी इस तरह से बनता है। तो ये सांकेतिक भाषा होती है और आपको ये सीखना नहीं है। अब हमने यहाँ पर मैप लिया है, इसमें हम आपको पंजाब राज्य दिखा रहे हैं, ये देखिए पंजाब राज्य है। इस पंजाब राज्य के बारे में आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के हैं भगवंत मान। और विधानसभा जो सीटें हैं 117 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 13 सीटें, 13 सीटें हैं टोटल। अगर कहें राज्यसभा और लोकसभा की मिलाकर 20, राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की अपन 13 सीटें। अगला प्रश्न है 5वां, विश्व जल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है, स्टार बनाइएगा। विश्व जल दिवस जो मनता है वो हर बार 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, 22 मार्च। आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, एसडीजी 6 में इसके बारे में चर्चा की गई है। वैसे टोटल एसडीजी जो है वो 17 है, जिसमें छठा हमारा। वर्ल्ड वाटर डे, इसका थीम जो इस बार रखा गया है वो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, यहाँ पर थीम रखा गया है। हर साल ये मनाया जा रहा है, 2025 का थीम है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, याद रखेंगे एग्जाम। बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस हर साल जो मनता है वो 22 मार्च को ही मनता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट होगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार
और उड़ीसा को अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत अलग बनाया गया। इसी के बाद इसकी स्थापना मानी जाती है। बिहार दिवस को बिहार के सार्वजनिक यानी यहाँ पर पब्लिक हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे 1912। ठीक है, 1911 में आपको पता होगा कि हमारे देश में जो कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर होकर के दिल्ली आई थी, लेकिन 1912 में वो स्थानांतर ट्रांसफर की गई थी, बट अनाउंसमेंट 1911 में हुआ। ध्यान रखेंगे, जब ट्रांसफर हमारी ये कैपिटल हुई है उसी समय पर ये बंगाल प्रेसिडेंट ने अलग करके बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य। अब यहाँ पर बिहार राज्य को हमने दिखाया है। बिहार राज्य ये है कि कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विधान परिषद की सीटें 75 हैं और विधानसभा की सीटें 243 हैं, राज्यसभा की सीटें 16 हैं और लोकसभा की सीट पर 40 है। बिहार के बारे में बात हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसको हम ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं। इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 59वें नंबर का दिया। इससे पहले 58 दिए जा चुके थे। बार जो हुआ है 2025 में, ये अब चुना गया है, इनको दिया जाएगा। 59वें होंगे ये, और इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल। जस्ट अ मिनट। विनोद कुमार शुक्ल हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। विनोद कुमार शुक्ल का यहाँ पर हम आपको इमेज दिखा रहे हैं। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। 59वें नंबर के ये व्यक्ति हैं, पुरस्कार मिल रहा है। अगर देखें तो हिंदी के जो राइटर हैं ना, वो हिंदी लेखक हैं 12वें नंबर के, और छत्तीसगढ़ के पहले ये। अभी तक छत्तीसगढ़ से ऐसा कोई नहीं था जिसे यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हो। 11 लाख टोटल यहाँ पर मिलते हैं, और देवी सरस्वती की एक प्रतिमा मिलती है और प्रशस्ति पत्र यहाँ पर। इन्होंने 1999 में भी एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था, जो कि इन्हें मिला दीवार में एक खिड़की रहती थी। इनका शीर्षक था जो इन्होंने लिखा, के लिए साहित्य अकेडमी को मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखें तो 1961 में इन्हें शुरू किया गया था, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में बांटा गया, और वो मिला मलयालम के कवि थे जी शंकर कुरूप। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा पॉइंट है। जी शंकर कुरूप जो है इन्हें मिला था ओडक्कुलझल के लिए, नाम है भारत का। 58 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया वो गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया, और जगत गुरु राम भद्राचार्य की बागेश्वर बाबा के जो गुरु हैं, अंधे हैं, उनके बारे में यहाँ है। जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत के लिए उन्हें मिला। इन दो लोगों को मिल चुका है। ठीक है, अभी 59वां है जिनका नाम है शुक्ल। अगला प्रश्न है 8वां विश्व क्षय रोग, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस डे बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी लंग्स की एक बीमारी है, तो बहुत तेज खांसी होती है। इस विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है, ये दिवस कब मनता है? दिवस की बात है यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा 24 मार्च बिल्कुल सही होगा। 24 मार्च को हर साल ये मनाया जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस क्यों बनता है, इसका कारण है क्योंकि विश्व क्षय रोग हर दिवस हर साल को 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन जो मनता है वो 1882 में रॉबर्ट कॉक जो थे, रॉबर्ट कॉक, इन्होंने टीवी का एक बैक्टीरिया खोजा था जिसका नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी 1882 में, इसीलिए हमने इसको मनाना शुरू किया। ठीक है, खोज के कारण इसको मनाया जाता है 24। उद्देश्य वही है कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सकें। और इस बार का जो थीम रहा है, याद रखेंगे 2025 में, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, ये यहाँ पर इसका थीम। अगला प्रश्न है 9th इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला दोनों वर्गों का विजेता कौन रहा है? आपको पता है कि विश्व में सबसे अच्छा कबड्डी हमारा देश खेलता है, इसीलिए पुरुष हो या महिला दोनों टीमों ने, भारत की दोनों टीमें यहाँ पर विश्व विजेता बनी है। ध्यान रखना है, वर्ल्ड कप जो रहा है इंग्लैंड में जिसका आयोजन था, भारत जीता है, चाहे महिलाओं में बात हो
पुरुषों। ये इस बार का जो संस्करण रहा है ये दूसरा संस्करण है, बात ध्यान रखेंगे। पहला जो संस्करण हुआ वो 2019 में हुआ था, मलेशिया में हुआ, ठीक है, मलेशिया। लेकिन अभी का जो हुआ वो इंग्लैंड में हुआ, आपने देखा। पुरुष वर्ग विजेता यहाँ पर भारत रहा है और इराक रनर अप रहा है, और महिला वर्ग में भारत विजेता रहा है, जैसा कि बता दिया। और चीनी ताइपे जो है यहाँ पर रनर अप रहा है, मीन सेकेंड नंबर। अगला प्रश्न है 10वां, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे, ये कब मनाया जाता है? हर साल। ध्यान रखना है, 10वें का आंसर होगा ऑप्शन डी, 27 मार्च को ये हर बार मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 27 माफ करिएगा, 27 मार्च नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 23 मार्च यहाँ पर, ठीक है जी, आ देते हैं 23 मार्च, आप लोग ध्यान रखेंगे। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि 23 मार्च यहाँ पर स्थापना का एक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च जो समय है, 23 मार्च 1950 विश्व मौसम विज्ञान संगठन की गई थी, और इसे पहली बार 1961 में मनाया था। ये वर्ल्ड डे जो है, वर्ल्ड एमडी डे जो है, विश्व पर ये जो मौसम विज्ञान दिवस है, ये दरअसल जो मनाया गया है ये 1961 से मनाया गया है, बट इस स्थापना के कारण, स्थापना जो हुई है वो 23 मार्च 1950 को हुई है। इस बार का थीम ध्यान रखेंगे, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, यहाँ पर इसका थीम। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे पूछे जाते हैं, वो आप ध्यान रखना। हालांकि हमारे देश में 1875 में पहले, इससे पहले विश्व मौसम विज्ञान दिवस से पहले विज्ञान जो संस्था यहाँ पर स्थापित की गई थी, इससे पहले ही हमारे देश में 1875 में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्था जो है वो स्थापित की जा चुकी, लेकिन इन्होंने विश्व में बाद में स्थापित की है, वो भी हमने फैक्ट आपको। अगला प्रश्न है 11वां, हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बनने की, नया सदस्य बन जाएगा तो टोटल इसमें 12 सदस्य हो जाएंगे। अभी तक इसमें 11 सदस्य हैं। ये अभी घोषणा की है, आधिकारिक तौर पर जब आ जाएगा तो उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन फिर से दे दी जाएगी। 12 टोटल हो चुके हैं। तो अब जो जुड़ रहा है वो इंडोनेशिया जुड़ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, कहें तो सबसे बड़ा पीपीए, जिसमें कई सारे 13,000 तकरीबन हैं। तो इंडोनेशिया यहाँ पर ऐसा देश है जो कि एनडीबी का सदस्य। आपको बताएं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो स्थापना जो हुई है इसकी, वो ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स देश आपको हम पढ़ा चुके हैं कई बार। तो विश्व यहाँ पर जो स्थापित किया गया है वो इसलिए, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे विकासशील कंट्री हैं और उभरती अर्थव्यवस्था हैं, जैसे हमारा देश विकासशील है तो उसके बुनियादी ढांचे हों, सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उन सब के लिए फाइनेंशियल यहाँ पर संसाधन जुटाना इसका उद्देश्य। मुख्यालय देखें तो संघाई चीन में है, अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ ब्राजील की हैं, वो यहाँ पर इसकी अध्यक्ष हैं। और अगर बात करें टोटल अभी सदस्य 11 हैं, लेकिन लेकिन ध्यान रखेंगे 12वां सदस्य बन जाएगा ऑफिशियल रूप से, आपको बता दिया जाएगा। अभी यहाँ पर अभी अनाउंस हुआ है, वो 12वां कौन सा होगा, ठीक है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, उरुग्वे, ईरान और इथोपिया, यहाँ पर टोटल 11 सदस्य। अगला प्रश्न देखिए, विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे, हर साल कब मनाया जाता है? यहाँ पर हर साल जो मनता है वो रंगमंच दिवस जो है वो 12 का सी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 27 मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। थीम क्या है? थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। थिएटर के लिए रंगमंच का मतलब थिएटर से है। रंगमंच दिवस जो है 27 मार्च हर साल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के 13वीं संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। एक तो 13वां संस्करण होगा, आईसीसी महिला है, मीन्स नहीं है, यहाँ पर महिला है, जो कि आयोजन होगा भारत में। ध्यान रखना है, 13 का ऑप्शन सी, भारत में इसका आयोजन। अगला प्रश्न है, सागर माता संवाद का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूरी भावना बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि यह पहला आयोजन हो रहा है, पहला आयोजन है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। आपको बताएं, इसका आंसर है नेपाल। सागरमाथा संवाद जो आयोजन करेगा, नेपाल करेगा और पहली बार करेगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसी के बारे में संवाद। सागरमाथा संवाद जो है नेपाल द्वारा एक वैश्विक सम्मेलन होगा। का आयोजन जो है वो 16 से 18 मई 2025 तक होगा। स्थान होगा काठमांडू, नेपाल। पहला सागरमाथा संवाद होगा। नेपाल ने इसकी घोषणा 2015 में की थी। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु जस्टिस जो है, और पहाड़ी जो माउंटेन हैं, कोस्टल देश हैं, उनसे जुड़े मुद्दों पर यहाँ चर्चा करना, ये इसका। अगला प्रश्न है 15वां, भारत की पहली नाइट सफारी का आयोजन कहाँ किया जाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में पूछ सकता है, यूपी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो भारत की पहली नाइट सफारी है। उत्तर प्रदेश की भी पहली ही होगी, क्योंकि पूरे भारत की पहली है, तो ये विशेषकर है क्योंकि पूरे भारत में, वो भी उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे, लखनऊ यहाँ पर राइट आंसर होगा। लखनऊ भारत, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भारत की पहली नाइट सफारी का आयोजन करेगा। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि इसका पीडीएफ हम पर प्रोवाइड कराएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी अपडेट होता है, टेलीग्राम चैनल पर तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक